Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tuke Sai. I am Mansi Verma, and in this video we are going to solve English paper of class 12th Maharashtra State Board, and this paper was held on 4th March 2022 day Friday. Now let us see the paper. This is section 1 prose section. We are going to solve this section 1 prose section in this video. Let us see our paper. Question 1A. Read the extract and complete the activities given below. Here you are given an extract. यहाँ आपको एक extract दिया गया है, आपको इस extract को पढ़ना है और उसके बाद इस extract के बेसिस पर आपको इधर क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना है. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है A1, here you have to answer true or false. यहाँ आपको read the following sentences and state whether they are true or false. करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड रीराइट देम. यहाँ पर आपको ये जो 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं A, B, C, D, इनको रीड करना है, पढ़ना है और बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और उसके बाद जो फॉल्स हैं उनको करेक्ट करके आपको सही करके रीराइट करना है जो आपकी एग्जाम कॉपी है उसमें. तो चलिए देखते हैं. सेंटेंस 1, सोपी ब्रोक द ग्लास ऑफ द शॉप विंडो. ये हमारा ट्रू है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रू है या नहीं है? तो ये देखिए, हमारा जो ये एक्सट्रैक्ट है उसकी पहली लाइन में ही दिया हुआ है सोपी टुक ए स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास. जब ये देखिए, सोपी टुक ए स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास, ग्लास पर सोपी ने जो पत्थर मारा तो उससे ग्लास जो था टूट गया. इट मीन सोपी ने ही तो वो किया, तो सोपी ब्रोक द ग्लास ऑफ द शॉप विंडो, ये हमारा ट्रू है. इसको हमें रीराइट करने की जरूरत नहीं है. बी, Nobody heard the breaking of the glass window. ये हमारा फॉल्स है और हमें ये कैसे पता चलेगा, और रीराइट करने के लिए हमें कौन सा सेंटेंस लेना है वो देखते हैं. चलिए एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं. People came running round the corner, a policeman in the lead. ये देखिए, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है. People came running, लोग आए दौड़ते हुए. क्यों? और उनके सबको लीड कौन कर रहा था? एक पुलिसमैन लीड कर रहा था. और क्यों आए लोग? क्योंकि उन्होंने शीशा टूटने की आवाज सुनी. और हमारा जो सेंटेंस है उसमें क्या लिखा है? नोबडी हर्ड द ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास विंडो. तो ये हमारा फॉल्स है. सबने आवाजें सुनी तभी तो वहां पर आया, और एक पुलिसमैन जो था उनको लीड कर रहा था. तो जो आपको रीराइट करना है सेंटेंस वो ये करना है, पीपल केम रनिंग राउंड द कॉर्नर, ए पुलिसमैन इन द लीड. सी, द पुलिसमैन चेस्ड सोपी. ये भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि ये देखिए, हम पैराग्राफ में देखते हैं. सोपी स्टूड स्टिल विद हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स एंड स्माइल्ड एट द साइट ऑफ ब्रास बटन. सोपी तो वहीं पर खड़ा था, तो पुलिसमैन ने तो उसे चेस नहीं किया. इट मींस हमारा वो सेंटेंस जो है वो फॉल्स है, और आपको करेक्ट करके यहां से लिखना है. फॉल्स है. सोपी डिड नॉट रन अवे फ्रॉम द प्लेस. ये हमारा ट्रू है. ये हमें कैसे पता चलेगा? ये देखिए, सोपी स्टूड स्टिल, सोपी वहीं पर खड़ा रहा, और ये जो है ये आपका क्या है? ट्रू है. तो इसको आपको रीराइट नहीं करना है. और पुलिसमैन वाला जो सेंटेंस है आपको कैसे पता चलेगा पुलिसमैन ने उसको चेस नहीं किया? ये देखिए, सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं. द पुलिसमैन saw a man halfway down the block running to catch a car. पुलिस ने क्या देखा कि मतलब नीचे आधे रास्ते में एक आदमी भाग रहा था कार को पकड़ने के लिए. तो पुलिसमैन को क्या लगा कि वही आदमी विंडो तोड़ के भाग रहा था, न कि सोपी. तो हमारा जो A1 वाला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स वाला, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है. अब हम A2 पे आते हैं. A2 क्वेश्चन है रीअरेंज. Rearrange the following statements in order of their occurrence in the extract. यहाँ पर आपको A, B, C, D सीक्वेंस में 4 सेंटेंस दिए गए हैं, और आपको ये बताना है कि जो आपका एक्सट्रैक्ट है उसमें ये चारों सेंटेंसेस कौन से नंबर में आए हैं. यहाँ पर ये A, B, C, D करके दिए हुए हैं, लेकिन एक्सट्रैक्ट में कौन सा A है, कौन सा B है, कौन सा C है, कौन सा D है, वो आपको बताना है. तो जो आपको पहले इन सेंटेंस एक्सट्रैक्ट पढ़े बिना आप नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस कौन से नंबर पर आया. सोपी टुक ए स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास, ये आपका ए हो जाएगा, जिसे आप 1 भी कह सकते हैं. ये देखिए, एक्सट्रैक्ट में सबसे पहला सेंटेंस यही है, सोपी टुक ए स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास. तो आपके एक्सट्रैक्ट में सबसे ऊपर ये आया है, तो ये आपका 1 नंबर हो गया, जो कि हमारा यहाँ पर ABCD फॉर्मेट में दिया हुआ है. तो मैंने यहाँ पर आपको ए लिख के दिखा दिया, ए. उसके बाद आपका सेंटेंस है, द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू. ये आपका क्या है? ये आपका सेकेंड नंबर है, यानी कि ये आपका बी है, 2 नंबर. ये देखिए, द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू. ये आपकी सेकेंड पैराग्राफ की पहली लाइन में ही दिया हुआ है. तो यहां पर जो ए है वो आपका क्या है? बी है.
और जो यहाँ पर बी है वो आपका ए है, यानी कि 1 2। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। नाउ गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप सेड सोपी, ये आपका नंबर 4 है। लास्ट सेंटेंस है सोपी विद डिस्गस्ट इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलोंग ट्वाइस अनसक्सेसफुल, और ये आपका 3 है, यानी कि ये आपका सी है और ये आपका डी है। चलिए अब इन्हें पैराग्राफ में देखते हैं। ये देखिए, सोपी विद डिस्गस्ट इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलोंग ट्वाइस, ये सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन है जिसे हमने यहाँ पर थर्ड नंबर दिया है। और नाउ गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप, फोर्थ नंबर लास्ट, यानी कि डी पॉइंट सेड सोपी। ये देखिए, ये लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है। नाउ गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप सेड सोपी, ये आपकी लास्ट वाले जो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है, यानी कि एक्सट्रैक्ट में ये फोर्थ नंबर पे आई है। तो यहां पर आपकी सीक्वेंस क्या हो गई, BADC, BADC। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे, गैस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट डाउन व्हाट इट मीन्स, इन सेंटेंसेस को पढ़ो और राइट डाउन करो कि इनका मीनिंग क्या है, यानी कि आपको इनका मीनिंग लिखना है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विद इट, ये आपको कहां पे दिया गया है, ये देखिए सेकेंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विद इट। इस जब माइट हैव हैड तीनों एक साथ आते हैं तो ये संभावना को बताते हैं। और ये सोपी ने कब बोला, जब पुलिस वाले ने उससे पूछा कि वेयर इज द मैन दैट डन दैट, इंक्वायर्ड द ऑफिसर एजिटेडली, यानी कि किससे पूछा। अब सोपी तो वहां से भागा नहीं था, वो तो वहीं पे खड़ा रहा था। और पुलिस वाला जब उससे पूछता है तो सोपी क्या कहता है, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू इट, यानी कि माइट मींस कच्ची संभावना। माइट क्या है, वो एक मॉडल है, और हैव और हैड जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। लेकिन माइट हैव हैड तीनों एक साथ मींस संभावना, पॉसिबिलिटी। तो वो कहता है, इसका हिंदी मीनिंग में बता रही हूं आपको सेंटेंस का, जो आपको लिखना है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विद इट, क्या आपको नहीं लगता कि इससे मेरा कोई संबंध रहा होगा। आपको क्या लिखना है, क्या आपको नहीं लगता कि इससे मेरा कोई संबंध रहा होगा। अब आते हैं A3 पे। He told the waiter the fact that the minutest coin and himself were total strangers, ये आपके सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में आया है। ये देखिए थर्ड पैराग्राफ में आया है। And then he told the waiter the fact that the minutest coin and himself were total strangers. सोपी क्या करता है, रेस्टोरेंट में खाना वाना सब कुछ खाने के बाद जो है, जब पैसे देने का टाइम आता है तो वो वेटर को कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और इसका जो ये मतलब एक बड़ा चालाकी भरा सा सेंटेंस है, जैसे कि उसने कुछ कमाया ही नहीं है। लास्ट में वो कहता है कॉल द कॉप्स, इट मींस मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या दूंगा। यानी कि उसने वेटर से ये सच बताया कि वो और वो सिक्का दोनों ही एक दूसरे से अजनबी है। इट मींस उसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो अगर वो कॉप्स को भी बुलाएगा तो वो क्या बिगाड़ेंगे उसका, मतलब जैसे कि उसने कभी कमाया ही नहीं है। माइन्यूटेस्ट कॉइन एंड हिमसेल्फ वर टोटल स्ट्रेंजर्स, मतलब पैसे वैसे क्या होते हैं वो जानता ही नहीं है इस चीज के बारे में। और वेटर भी, यानी कि वो वेटर और कॉइन मनी दोनों ही उसके लिए अजनबी हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पे, A4 पर्सनल रिस्पॉन्स। तो इसमें आपको पर्सनल रिस्पॉन्स देना है, यानी कि आपके अपना जो आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपको बताना है। सपोज यू आर ए मैनेजर ऑफ ए होटल, a poor boy has taken dinner in the hotel and then he found he has not enough money to pay the bill. Describe how you will react in the situation. 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3-4 लाइन में आप आंसर देंगे तो सफिशिएंट होगा। ये कहता है कि अगर आप एक होटल के मैनेजर हैं, ऐसे सपोज करो, इमेजिन करो, और एक गरीब लड़का वहां पर डिनर करके जाता है, रात का खाना खाने के जाता है, और उसे पता चलता है कि उसके पास तो इनफ मनी ही नहीं है, मतलब जितने पैसे उसको देने हैं उतने हैं नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लेंगे। तो आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन देनी है कि आप उसे मार के वहां से भगा देंगे, आप गुस्सा करेंगे, या फिर आपको आंसर कर देंगे। मैं ब्रीफ करके आपको एक देती हूं लिख के, आप उसे देख सकते हैं। इफ आई वुड, ये पर्सनल ओपिनियन है, मैं कर्सिव में लिख रही हूं, मुझे वो नॉर्मल राइटिंग में लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इफ आई वुड हैव बीन द मैनेजर of a hotel and a poor boy who had taken the dinner and had not enough money
to pay the bill. Simply, I would have forgiven him and had paid the bill amount for him. ये मैंने एक सपोजिटरी आंसर दिया है, आपको अपने मन का एक्सप्रेशन बताया मैंने कि मैं उसे माफ कर देता। तो आपको जो भी ठीक लगे आप उससे वर्क कराते, आप उसको कोई जॉब ऑफर करते, तो इसमें आपने जो भी लिखा है अपने मन से वो आई होप ठीक ही होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन 5 पे, लैंग्वेज स्टडी। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज ए रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस। ये भी हमारा जो है उसी में से लिया हुआ है। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसको पैराग्राफ में ये कहाँ आया है। ये देखिए, ये हमारा थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज ए रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस। तो पहले प्रिटेंशन का मीनिंग देख लेते हैं कि प्रिटेंशन का क्या मीनिंग होता है। प्रिटेंशन का जो मीनिंग होता है वो होता है दिखावा, द एक्ट ऑफ ट्राइंग टू अपीयर मोर इंपॉर्टेंट और सक्सेसफुल, यानी कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण, सफल आदि दिखने का प्रयास करना। लेकिन यहाँ पर इससे पहले क्या लगा हुआ है, नो ग्रेट इंपॉर्टेंस। इट मीन्स उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसको कोई दिखावा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और हमारा क्वेश्चन क्या है, मेक द अबव सेंटेंसेस सिंपल, यानी कि ये जो दो सेंटेंस दिए हैं इनको आपको सिंपल करना है। नो ग्रेट प्रिटेंशंस मतलब बिल्कुल भी दिखावा, शो ऑफ वाला वो रेस्टोरेंट नहीं था। तो इसको आप देखिए, इसको आप सिंपल करके 2-3 तरीकों से लिख सकते हैं। पहला वाला देखिए, पहला सबसे पहला है द रेस्टोरेंट सीम्ड टू बी attractionless, ATTRACTION, attractionless। एक तो ये हो गया, ये है नो ग्रेट लिखा हुआ है ना वहां पर, वही उसी का। और आप इसको दूसरा ऑल्टरनेट तरीके से लिख सकते हैं, ए रेस्टोरेंट विदाउट शो ऑफ, ए रेस्टोरेंट विदाउट शो ऑफ। और आप क्या लिख सकते हैं, द अपीयरेंस ऑफ द रेस्टोरेंट वॉज, मैं बहुत तेजी में लिख रही हूं आप। अब देखिए मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑफ नो, यहां देखिए ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशंस, यानी कि प्रिटेंशंस मैंने आपको बताया, प्रिटेंशंस का मीनिंग है दिखावे वाला, शो ऑफ वाला। और यहाँ लिखा है नो ग्रेट प्रिटेंशंस मतलब बिल्कुल भी दिखावे वाला वो रेस्टोरेंट नहीं था। तो और हमें इसे सिंपल बनाना है सेंटेंस को। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं, द रेस्टोरेंट सीम्ड टू बी अट्रैक्शन लेस, और ए रेस्टोरेंट विदाउट शो ऑफ, और द अपीयरेंस ऑफ द रेस्टोरेंट वॉज मॉडेस्ट। तो इन तीनों को मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। आपने जो भी लिखा होगा आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई लिखा है कि आपका सेंटेंस सही है नहीं, मैं आपको रिप्लाई करके जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट पे आते हैं, मैन हु स्मैश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। इसको भी आपको सिंपल बनाना है। अब इसमें देखिए, इसमें लिखा है मैन हु स्मैश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चैट। तो MEN मैन जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, और एक आदमी यानी कि सोपी ने विंडो तोड़ी है तो एक सिंगल आदमी है, तो हमें MEN को चेंज करके क्या करना होगा, मैन हु स्मैश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। हमें इसे सिंपल बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, मैन हु स्मैश को भी हम चेंज कर देंगे, स्मैश की जगह हम ब्रेक भी होता है, ब्रेक्स विंडोज डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। इसको भी हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले मैन प्लूरल है तो हम इसे सिंगुलर बनाएंगे, मैन हु ब्रेक्स, BREAKS ब्रेक्स विंडोज डू नॉट रिमेन देयर। अब ये देखिए, ये डू नॉट है, ये डू नॉट जो है वो MEN मैन के साथ लगा था क्योंकि मैन प्लूरल था। अब हमने इसे सिंगुलर बना दिया है, तो हमें डू नॉट को भी क्या करना होगा, डज, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमारा डज नॉट और डजंट को ही हम जब खोल देते हैं तो ये डज नॉट बन जाता है। शॉर्ट में हम इसे डजंट लिखते हैं। तो मैन हु ब्रेक्स विंडोज डजंट रिमेन देयर।
इसलिए डू नॉट भी हमारा चेंज हो जाएगा सेंटेंस में से और डजंट आ जाएगा। और एक इजी तरीका है इसका, मैन हु ब्रेक्स विंडोज रन्स अवे। तो ये दो सिंपल सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया है, और भी अगर एग्जाम्पल्स आपको चाहिए तो मैं आपको कमेंट में लिख कर दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोकेबुलरी सेक्शन अब इसका आ जाता है। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो आपको कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके मीनिंग्स आपको कॉलम बी में दिए गए हैं और आपको इनको एक दूसरे के साथ मैच करना है। A6 है ये हमारा, द फर्स्ट वर्ड इज जिबरिश, इसे हम बोलते हैं जिबरिश। अब जिबरिश क्या होता है? जिबरिश जो होते हैं वो वे वाले वर्ड्स होते हैं जो अर्थहीन होते हैं, मतलब जैसे अनाप शनाप कुछ भी बकबक किए जाते हैं ना, उसका मीनिंग होता है जिबरिश। तो जिबरिश को हमें ये देखिए सेकंड से हमें मैच करना है, ए, ये रहा ए। मीनिंगलेस स्पीच मतलब अर्थहीन, जिसका कोई मीनिंग ही ना हो, वर्ड्स दैट हैव नो मीनिंग और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, मतलब ऐसे शब्द अनाप शनाप जिनका कोई ना अर्थ है ना उनको कोई समझ सकता। तो जिबरिश मीनिंगलेस स्पीच। सेकंड है एन्चांटमेंट। एन्चांटमेंट का हमारा क्या होगा? एन्चांटमेंट होता है ए फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर और डिलाइट, मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी की, एक डिलाइटमेंट की जो फीलिंग होती है वो। तो एन्चांटमेंट का हमारा हो जाएगा मैजिक बी। थर्ड है हमारा अरेस्ट। अरेस्ट का मीनिंग तो मोस्ट प्रोबेबली सभी को पता होगा, गिरफ्तारी जो होता है इसका मीनिंग बंदी बना लेती है पुलिस, दैट इज कॉल्ड अरेस्ट, गिरफ्तारी। तो अरेस्ट का हमारा क्या होगा? नैब, सी। नैब इज ऑल्सो द सेम। अब लास्ट हमारा आ जाता है पिच्ड। तो पिच्ड क्या है? एक वर्ब है और पिच में से ईडी आप हटा दो तो ये बन गया पिच। पिच होती है नाउन, जो क्रिकेट की पिच वगैरह होती है ना, और यहाँ पर इसे वर्ब की तरह यूज किया गया है। तो वर्ब में जब हम इसे यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है टू सेट समथिंग एट ए पर्टिकुलर लेवल और टू थ्रो समथिंग। तो यहाँ पर ये पिच्ड सेकंड फॉर्म में यूज हुआ है। पिच में जब ईडी लगा दिया तो ये सेकंड फॉर्म बन गई। पिच वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, पिच्ड सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर इसका क्या दिया है? थ्री, सेकंड फॉर्म में दिया है। तो ये हो गया आपका डी, टू थ्रो समथिंग अवे। BADC आपका ये हो गया। ए मीनिंगलेस स्पीच, एन्चांटमेंट का मैजिक, अरेस्ट का नैब और पिच्ड का आपका थ्री। अब आते हैं बी सेक्शन पे, ग्रामर लैंग्वेज स्टडी नॉन टेक्सचुअल ग्रामर, डू एज डायरेक्टेड। 3 नंबर का ये है आपका। वी कैन एक्सेप्ट अवर लाइफ ग्रेसफुली। ये क्या है? री राइट यूजिंग मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग कंपल्शन। तो ये देखिए इसमें हमें कंपल्शन बनाना है। कैन जो है, कैन का यूज हम कहाँ करते हैं? कैन का यूज हम शक्ति सामर्थ्य बताने के लिए करते हैं। जैसे वी कैन एक्सेप्ट अवर लाइफ ग्रेसफुली, हम ग्रेसफुली अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। कैन जो है क्या बताता है? स्ट्रेंथ बताता है, हमारी शक्ति बताता है। और हमें यहाँ पर दिया गया है मॉडल ऑक्सिलरी यूज करने के लिए कंपल्शन। कैन भी एक मॉडल है लेकिन हमें कंपल्शन वाला यूज करना है। तो देखिए मस्ट और ऑट टू दो होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। मस्ट जो है वो कंपल्शन में हम यूज करेंगे यहाँ पे, लेकिन ऑट टू और शुड तीनों ही है। शुड का मतलब भी चाहिए होता है, वो भी एक मॉडल है। मस्ट भी चाहिए और ऑट टू भी, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। शुड हम कॉमनली यूज करते हैं और ऑट टू जो है वो हम ऑब्लिगेशन में यूज करते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वो कोई कंपल्शन नहीं है, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बट यहाँ पे बात कर रहा है कंपल्शन की। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? ऑट टू नहीं आएगा, शुड भी नहीं आएगा, आपका मस्ट आएगा। मस्ट हम कंपल्शन में यूज करते हैं। वी मस्ट एक्सेप्ट अवर लाइफ ग्रेसफुली, हमें अपनी लाइफ को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। ये कंपल्शन हो गया। लाइफ जैसी भी है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं लाइक दैट, लेकिन ऑट टू हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑट टू हमारा कंपल्शन में यूज नहीं होता, ऑब्लिगेशन में यूज होता है। सेकंड है एज आई एंटर्ड द पोस्ट ऑफिस द पोस्ट मास्टर प्रेजेंटेड मी विद ए टेलीग्राम। अब इसमें हमें इसने कहा है बिगिन द सेंटेंस विथ नो सूनर। तो नो सूनर जो है, नो सूनर के बाद इसने डॉट 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 दिया है। अब नो सूनर की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें मैं आपको बता दूं, नो सूनर की कंस्ट्रक्शन में मैं आपको सेंटेंस देती हूँ एग्जांपल के तौर पे। नो सूनर की कंस्ट्रक्शन में हमेशा डिड का यूज किया जाता है बाद में, और देन का। तो सेंटेंस बनाते हैं एज आई एंटर द पोस्ट ऑफिस द, बिगिनिंग हमें किससे करनी है सेंटेंस की? नो सूनर से। देखिए नो सूनर did I enter, ये देखिए यहीं से आपको लेना है। No sooner did I enter the post office
तो ये हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो गई। देखिए नो सूनर डिड से, याद रखना नो सूनर के साथ हमेशा डिड का यूज किया जाता है। तो नो सूनर डिड, आपको नो सूनर तो दिया है क्वेश्चन में लेकिन डिड नहीं दिया, यू हैव टू यूज इट ऑन योर ओन, ये आपको अपने आप लगाना है। नो सूनर डिड आई एंटर द पोस्ट ऑफिस, नो सूनर यहां तक हो गया हमारा। द पोस्ट, अब द पोस्ट मास्टर, इससे पहले हमें देन का यूज करना है क्योंकि नो सूनर डिड के साथ हमेशा देन का यूज किया जाता है। अब देन का यूज करने के बाद आपको आगे का पूरा सेंटेंस जो है वो सेम लिख देना है। नो सूनर डिड आई एंटर द पोस्ट ऑफिस देन द पोस्ट मास्टर presented me with a telegram। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना नो सूनर के साथ डिड आता है और देन का यूज किया जाता है, इसीलिए मैंने द पोस्ट मास्टर से पहले देन का यूज किया है। अब ये आपका करेक्ट सेंटेंस बनाए। नो सूनर डिड आई एंटर द पोस्ट ऑफिस देन द पोस्ट मास्टर प्रेजेंटेड मी विद ए टेलीग्राम। नेक्स्ट देखते हैं। The mother looks after her child, make it a rhetorical question। अब जो rhetorical questions होते हैं उनमें ना वो कैसे क्वेश्चन, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि जो rhetorical questions होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जो rhetorical questions होते हैं वो ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर मतलब अपेक्षित ही नहीं होता आपको, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा होता है, वो जो सेंटेंस होता है उसी में आपका आंसर छिपा होता है। तो इसको आप दो तीन तरीके से बना सकते हैं। जो सबसे इजीएस्ट वे होता है इसको बनाने का, जो सबसे मतलब मोस्ट इजीएस्ट वे है आपको रिटोरिकल क्वेश्चन बनाने का, वो होता है रिटोरिकल क्वेश्चन बनाने का कि आप इसका रिटोरिकल क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, राइट आफ्टर जो आपका जो स्टेटमेंट है, राइट आफ्टर ए स्टेटमेंट टू मीन द अपोजिट ऑफ व्हाट यू सेड, दीज आर कॉल्ड रिटोरिकल क्वेश्चन टैग्स। तो देखिए, द मदर लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड डजंट शी, द मदर लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड डजंट शी, तो एक तो आपका ये हो जाएगा। देखिए, द मदर लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड, ये आपका स्टेटमेंट गिवन है, इसी में आप क्या लगा देंगे आगे, डजंट शी, डजंट शी। तो ये बन गया आपका रिटोरिकल क्वेश्चन टैग। क्या बोलेंगे इसे, रिटोरिकल क्वेश्चन टैग। और एक इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं, आप डजंट को शुरू में लगा दो, डजंट द मदर लुक आफ्टर द चाइल्ड, लुक आफ्टर द चाइल्ड, मतलब इसका जो स्टेटमेंट होता है ये हमने डजंट इसमें शुरू में लगा दिया। तो ये भी आपका रिटोरिकल क्वेश्चन है और ये भी आपका रिटोरिकल क्वेश्चन टैग है। तो अगर आपने इस तरीके से बनाया, इसी स्टेटमेंट के आगे डजंट शी लगा दिया है, द मदर लुक्स आफ्टर द चाइल्ड डजंट शी, तो ये भी आपका करेक्ट है। और अगर आपने इस तरीके से बनाया है और डजंट द मदर लुक आफ्टर द चाइल्ड, बोथ आर द करेक्ट सेंटेंसेस। B2, spot the error in the given sentence and rewrite the correct sentence। Summers in Delhi are extreme hot, इसमें आपका ly आ जाएगा। Summers in Delhi are extremely hot, extreme में जब ly लगाएंगे तो ये adverb बन जाएगा। तो Summers in Delhi are extremely hot would be the correct sentence। Question 2a, read the extract and complete the activities given below। ये भी हमारे क्वेश्चन 1 की तरह इस एक्सट्रैक्ट को आपको पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स देने हैं। तो चलिए आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन पे मत जाइएगा, ये जिस स्टूडेंट के उसके हैं उसने गलत मार्किंग कर रखी है, मैं आपको राइट आंसर देती हूँ। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पर देयर अकरेंस इन द एक्सट्रैक्ट। इसमें भी आपको वही बताना है कि इस पैराग्राफ में ये सेंटेंसेस जो है वो किस सीक्वेंस में आए हैं। तो जो पहला सेंटेंस है ए आपका, ही वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ द नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड, ये आपका ए है, लेकिन ये आपका सेंटेंस में ए नहीं है। इनकी जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है 2 3 4 1, यानी कि बी सी डी और ए। अब ये सेंटेंसेस में देख लेते हैं, बी सी डी ए 2 3 4 1 इसकी करेक्ट सेंटेंस, ये गलत है, ये स्टूडेंट ने किया था जिसका पेपर था ये। तो अब सेंटेंस में देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट नंबर पे, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम रिवरडेल कंट्री फ्रॉम न्यूयॉर्क। ये देखिए सबसे पहला ही सेंटेंस है, ये पहला ही सेंटेंस है हमारा। सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम रिवरडेल कंट्री फ्रॉम न्यूयॉर्क, ये हमारा फर्स्ट है जो कि वहां पर हमारा 4 है। दूसरे वाला देखिए, टाटा ग्रुप लॉन्च इट्स पैसेंजर कार टाटा इंडिका इन द ईयर 1998, ये हमारा दूसरा बी दिया है यहाँ पर, दूसरा सेंटेंस, ये इसमें थर्ड सेंटेंस है। ये देखिए
ये देखिए लास्ट पैराग्राफ में, टाटा ग्रुप लॉन्च इट्स पैसेंजर कार टाटा इंडिका इन द ईयर 1998, थर्ड नंबर। उसके बाद है आपका बिलफोर्ड सेड टू रतन टाटा, यू आर डूइंग ए बिग फेवर फॉर अस बाय बाइंग जैगुआर लैंड रोवर। तो ये देखिए ये आपका पैराग्राफ में दिया हुआ है फोर्थ नंबर पे, यानी कि लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन। ये देखिए बिलफोर्ड सेड टू रतन टाटा, यू आर डूइंग ए बिग फेवर, ये देखिए जैगुआर लैंड रोवर तक, ये लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है। लेकिन यहाँ पर ये सी यानी कि थर्ड नंबर पर दे दिया, लेकिन ये आपका फोर्थ होगा क्योंकि लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है। अब आपका एक ही सेंटेंस बता जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो करेक्ट सीक्वेंसेस 2, 3, 4, 1। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। एक्सप्लेन। द राइटर सेज आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। इसको देखने के लिए आपको लुक बैक करना होगा। हियर इज लुकिंग बैक एट बिजनेस टाइकून रतन टाटा's मोस्ट इंस्पायरिंग स्पीच फ्रॉम द ऑटोमोटिव हॉल ऑफ फेम इन 2015 इंडक्शन एंड अवार्ड्स गाला सेरेमनी। इंडक्शन और अवार्ड्स गाला सेरेमनी में फेम 2015 में रतन टाटा जी ने, जो कि बिजनेस टाइकून है, उन्होंने एक स्पीच दी थी, उसी का ये एक्सट्रैक्ट है। उसी स्पीच में उन्होंने ये सेंटेंस बोला था, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। आपको इसे एक्सप्लेन करना है, यानी कि ऐसा क्यों कहा गया है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। उन्होंने देखो लास्ट में चेंज किया, उनकी वो जो टाटा थी, जो उनकी कार उन्होंने लॉन्च की थी, उसमें वो अनसक्सेसफुल हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसको सही किया। यानी कि अगर इट मीन्स हियर इट इज सेइंग कि अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो आप उसको, यहाँ पर रतन टाटा जी ने कहा है कि मैं पहले डिसीजन लेता हूँ और फिर उसे करेक्ट करता हूँ। और आप यहाँ पर वही से आपको एक्सप्लेन करके अपने वर्ड्स में लिखना है कि अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है या उन्होंने ऐसा क्यों किया था, तो इसमें आपको अपने खुद के सेल्फ पॉइंट व्यूज देने हैं। गिव रीजंस। रतन टाटा डिसाइडेड टू सेल हिज पैसेंजर कार बिजनेस। ये कह रहे हैं कि आप रीजन दो, कारण दो, 2 नंबर का। इट मीन्स आपको 4-5 लाइन में इसका आंसर देना है कि रतन टाटा जी ने जो था वो क्यों अपना बिजनेस सेल किया। तो देखो एक्सट्रैक्ट में ही इसका आंसर दिया हुआ है। ये देखिए इस एक्सट्रैक्ट में ही इसका आंसर दिया हुआ है। उन्होंने गाड़ी लॉन्च की थी, बट टाटा इंडिका was a failure in its first year and the experiment seemed to be failing। तो जो उनकी गाड़ी थी टाटा इंडिका उन्होंने लॉन्च की थी, इसी में दिया है फेलियर। जब उनको फेलियर हो रहा था तो ऑब्वियसली वो उसे क्यों रखेंगे। तो इसका जो आंसर आप लिख सकते हैं वो आप लिख सकते हैं, इट वॉज रतन टाटा ड्रीम प्रोजेक्ट। मैं आपको आंसर लिख के दे देती हूँ। इट वॉज रतन टाटा's, 2 नंबर का है तो 3-4 लाइन में आंसर सफिशिएंट होगा। ड्रीम प्रोजेक्ट बट द कार फेल्ड टू मेक इट्स मार्क इन द मार्केट एज सेल्स वर लो। सेल्स बहुत ज्यादा लो थी, इसलिए क्या किया, ड्यू टू द पुअर सेल्स, ड्यू टू द पुअर सेल्स टाटा मोटर्स, रतन टाटा, यहां पर रतन टाटा लिखना है आपको, डिसाइडेड to sell the passenger car business। इतना आपने लिखा, ये करेक्ट आंसर है, तो आपको 2 मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। पर्सनल रिस्पॉन्स आपको देना है। राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज इंपॉर्टेंट सक्सेस, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। सही समय पर सही डिसीजन ही सफलता का कारण है। इसके बारे में आपको अपनी ओपिनियन देनी है। तो ऑब्वियसली देखिए, अगर एजुकेशन की एज में कोई बिजनेस में लग जाएगा तो उसकी एजुकेशन इनकम्प्लीट हो जाएगी, और बिजनेस की एज में अगर हम किसी दूसरे काम में बिजी हो जाएंगे जो हमारी वर्किंग एज है, तो हमारा वो डिसीजन, वो हम क्या होगा, अनसक्सेसफुल हो जाएंगे लाइफ में। तो इसके लिए मैं एक आंसर ब्रीफ करके आपको मुंह से ऐसे ही बोल देती हूँ। इट इज नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट ए राइट टाइम बिकॉज इट लीड्स टू सक्सेस। A wrong decision taken at a particular time can result in ruining the future. That's why we can say right decision at the right time is important success। इतना आप लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स कंप्लीटली मिल जाएगा। अब आता है 5 पे।
ग्रामर सेक्शन है ये हमारा, मतलब सेकंड क्वेश्चन का ही A5 ग्रामर बतानी है हमें। डू एज डायरेक्टेड, he worked hard building a better consumer electronics division, rewrite the sentence using the infinitive form of the underlined word। आपको underline का जो ये word है building, इसका infinitive form लिखना है। तो infinitive क्या होता है, verb की first form से पहले to लगा दो तो infinitive बन जाता है। तो he worked hard, building का क्या हो जाएगा, to build a better consumer electronics division। इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू लगाते हैं तो इन्फिनेटिव, तो ये हमारा सेंटेंस इन्फिनेटिव बन गया है। अब द ग्रुप लॉन्च्ड द पैसेंजर कार टाटा इंडिका, रीराइट इट बिगिनिंग विद द पैसेंजर कार टाटा इंडिका। तो ये हमारा एक एक्टिव सेंटेंस है, हमें इसमें क्या करना है, द पैसेंजर कार टाटा इंडिका, अभी हमें इसे करेक्ट करके लिखना है। द ग्रुप लॉन्च द पैसेंजर कार टाटा इंडिका में हमें पैसेंजर कार टाटा शुरू में लिखना है। तो ये हमारा पैसेंजर पैसिव वॉइस बन जाएगा, द पैसेंजर कार टाटा इंडिका was launched by the Tata Group, by the Tata Group। ये हमारा पैसिव बन गया है, was launched। ये देखिए ये हमारा, ये एक्टिव दिया हुआ था, ये हमने इसे पैसिव में बना के हमने इसे लिख दिया है, दी पैसेंजर कार हमारा शुरू में आ गया है। अगर आपको इन सब के ऊपर डिटेल में क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना, मैं आपको एक एक चीज को, इन्फिनेटिव क्या है, एक्टिव पैसिव वॉइस क्या है, इन सब की डिटेल में क्लास दे दूंगी। आते हैं नेक्स्ट पे, वोकेबलरी। प्रॉफिट और प्रीवेंट, इन दो वर्ड्स के एंटोनिम हमें लिखने हैं। अब देखिए अगर नेचुरल भाषा में हमारी कॉमन लैंग्वेज में देखेंगे तो प्रॉफिट का अपोजिट एंटोनिम मींस अपोजिट, प्रॉफिट का जो अपोजिट एंटोनिम होगा वो क्या होगा, लॉस होगा सिंपली, और प्रीवेंट का क्या होगा, अलाउ होगा। लेकिन आपको यहाँ ये दोनों नहीं लिखने, ये तो इनका है ही, यहाँ पर आपको इसी पैराग्राफ में से हमें ये ढूंढ के लिखने हैं। मतलब पैराग्राफ में इनका जो अपोजिट वर्ड, इस एक्सट्रैक्ट में जो अपोजिट वर्ड दिया गया है वो हमें ढूंढना है। तो देखिए प्रॉफिट का लॉस होता है, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉफिट का लॉस नहीं लिखेंगे, अगर आपने लिख दिया है तो अलग बात है, लेकिन हमें पैराग्राफ में एक वर्ड दिया गया है। देखिए लास्ट पैराग्राफ में बैंकरप्सी, बैंकरप्सी एक वर्ड दिया गया है, इसका मतलब भी होता है लॉस और डिसन, द स्टेट ऑफ बीइंग बैंकरप्ट, यानी कि हमारे को प्रॉफिट का अपोजिट वर्ड यहाँ पर क्या लिखना है, बैंकरप्सी, क्योंकि हमें इसी एक्सट्रैक्ट में से लिखना है, अदरवाइज प्रॉफिट का एंटोनिम क्या होता है, वो लॉस होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, प्रिवेंट। प्रिवेंट होता है किसी को रोकना, और रोकने का अपोजिट क्या होता है, अलाउ करना, लेकिन यहाँ पर हमें यह नहीं लिखना है। प्रिवेंट के बहुत सारे होते हैं, जैसी सिचुएशन आप वैसा लिख सकते हैं, जैसे एड भी होता है, अलाउ भी होता है, और लेट गो भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें पैराग्राफ से लेना है, तो यहाँ पर इसका प्रिवेंट का जो मीनिंग होगा वो आपको क्या लिखना होगा, हेल्प। क्या लिखना होगा, हेल्प। ये देखिए ये हमारे सेकेंड पैराग्राफ की मिडिल लाइन में दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू हेल्प इट्स स्ट्रगलिंग फाइनेंसेस। यहां पर हमें इसका क्या लिखना है, हेल्प लिखना है, क्योंकि हेल्प भी जो है वो प्रिवेंट का एक एंटोनिम होता है, हेल्प भी। तो आप है ना इसे गूगल भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारी प्रिवेंट के एंटोनिम्स मिल जाएंगे। मैंने अलाउ, एड और लेट गो और हेल्प, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हेल्प। वैसे जनरली क्या होता है, अलाउ हम उसे लिखते हैं, बट आपको एक्सट्रैक्ट में से लिखना है, इसलिए हेल्प होगा इसका करेक्ट आंसर। लास्ट में आते हैं समरी राइटिंग। इसमें आपको इसी एक्सट्रैक्ट को 2-4 ब्रीफ की लाइंस में ब्रीफ करके 3 नंबर का है ये, तो आपको समरी लिखनी थी, यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया वो आपको समराइज करके लिखना था। तो आप इसका टाइटल दे सकते हो रतन टाटाज अर्ली कैरियर, या फिर रतन टाटाज लाइफ। अब आते हैं नेक्स्ट पे, रतन टाटाज अर्ली, मोस्टली उसी में से लिखा जाता है, तो आप ये दे सकते हो, रतन टाटाज अर्ली लाइफ एंड अचीवमेंट्स। अब आते हैं लास्ट में माइंड मैपिंग पे। तो माइंड मैपिंग क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। माइंड मैपिंग एक फॉर्म है जो प्रेजेंट करती है इंफॉर्मेशन को इन ए वे दैट मिनिमाइजेस द अमाउंट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज इट टेक्स टू सर्च, एनालाइज एंड अल्टीमेटली अंडरस्टैंड इट। मीन्स पूरा ऐसे नहीं पढ़ के आपको है ना, जैसे आपने बीच में लिख दिया प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और ऐसे आपको लिख देना है, तो आपको वो पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। तो इसका ये आपका पेपर लॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें ये सारे पॉइंट्स यूज करते हुए मैं अलग से माइंड मैपिंग का इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अभी हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन 2 पोएट्री सेक्शन वो आपको दूसरे एक डिफरेंट वीडियो में मिल जाएगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इस पेपर का देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ अदर ग्रुप्स में भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।